हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है और ये कितनी तरह से क्लासिफाइड है, इसे कैसे बनती है, इसका क्या क्या यूज़ होता है। और इस वीडियो में आज हम सारी डिटेल वीडियो जानेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपने कभी, आई एम प्रिटी श्योर कि कभी कोई और वीडियो नहीं देखनी। So guys, without wasting any time, let's get started. So guys, देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि कोई भी काम करने की जो ताकत है, कैपेसिटी है, पावर है, उसको हम कहेंगे एनर्जी। और एनर्जी हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, कि एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना ही हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जैसे एनर्जी हमारे पास कभी एक डिफरेंट शक्ल्स में आती है, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, लेकिन उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी कोई और नई फॉर्म बन जाती है, कोई और नई शक्ल बन जाती है उसकी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम क्या करें कि अगर हम एक प्लेट को ड्रॉप करें थोड़ी सी हाइट से, तो उस प्लेट में जो एनर्जी होगी, जो स्टिल चीज़ें होती हैं, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, जब वो नीचे ज़मीन पे प्लेट पड़ेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, साउंड एनर्जी में। जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, इट्स मीन के द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड, द एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी किसमें, साउंड एनर्जी में। जैसे दूसरे एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम लाइट कैंडल को क्या करें, जलाएं, द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है गाइस, देखिए, एक्सो मीन होता है जनरेट करना, थर्म होता है हीट या फिर लाइट एनर्जी का जनरेट होना किसी चीज़ में से, उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। जो हमारे पास कैंडल की जो केमिकल एनर्जी होगी, जो कि वैक्स की फॉर्म में होगी, तब वो कन्वर्ट होगी किस में बन जाएगी, हीट एनर्जी में या फिर लाइट एनर्जी में वो बन जाएगी। और ये हमारे पास होता है प्रोसेस के द चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया है, हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी ऐसे ही आगे एग्जांपल्स हैं, तो अगर एग्जांपल्स आपको सारी समझनी है तो वो भी समझा दूंगा, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आपके लिए आई थिंक ये थोड़ा फिजूल होने वाला है। एनीवे, लेट्स मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, कि हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। के गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, हम जैसे हमें पता है कि सारी एनर्जीज़ हैं, लेकिन गुड सोर्स क्या है, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे कि जैसे कि हम कि व्हाट कैन देन बी कंसीडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हम किस चीज़ को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि हम एनर्जी को यूज़ करते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। जैसे कि हम यूज़ करते हैं डीजल को अपनी ट्रेन्स को रन करवाने के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प्स, जब हम अपनी जो स्ट्रीट लैम्प्स होती हैं, जो घरों की लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं लाइट अप के लिए, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं हमारी मसल की एनर्जी को किसके लिए, साइकिल को रन चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए कहाँ के हम जाते हैं, फिर उससे स्कूल जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की हम एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस पे। तो अब यहाँ पे देखना कि एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे बेस्ट रोल एनर्जी, सबसे ज़्यादा चलने वाली एनर्जी क्या है, वो हमें नेक्स्ट पता चलेगा। कि फर्स्टली हमारे पास ये है कि जो मस्कुलर एनर्जी होती है हमारे पास, वो मिलती है हमें कैसे, वो कहाँ से, हम क्या करते हैं, फिज़िकल वर्क जब करते हैं तब हमारे पास मस्कुलर एनर्जी जनरेट होती है। जब भी कोई हम फिज़िकल काम करेंगे, उससे हमें फिज़िकली काम करने से हमारे पास मस्कुलर एनर्जी बिल्ट होगी, मस्कुलर एनर्जी जनरेट होगी। दूसरी बात आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, फॉर रनिंग वेरियस एप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी एप्लायंसेस चलाने के लिए। जैसे कि हमारे पास घर में टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ठीक है। केमिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, कुकिंग फूड के लिए, रनिंग ऑफ व्हीकल ऑल कम्स फ्रॉम सम सोर्स। जैसे कि हमारे पास कुछ गाड़ियाँ होती हैं, हमारे घर के खाने हो गए, किचन में हो गए, हम कुकिंग में हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। और
we need to know how we select the source needed for obtaining the energy in its usable form. हमें जानना चाहिए कि हम कैसे किसी सोर्स को इस्तेमाल करके उसमें से एनर्जी ले सकते हैं यूजेबल फॉर्म में. तो गाइज़ हम नेक्स्ट चलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी कितनी तरह की होती है, कहाँ कहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है. सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्टली वी हैव कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट मी क्लियर दैट कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि जो कि नॉन रिन्यूएबल होती है, जिसको हम एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं हमारे पास. जैसे कि कन्वेंशनल सोर्स की जो एग्जांपल होती है वो होती है कोल, पेट्रोलियम और ऐसे गैसेस जो हम घर में किचन में यूज़ करते हैं, पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, जो कि रिन्यूएबल नहीं है. लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे पास, उसको हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास वाटर एनर्जी हो गई, टाइड्स एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई. इन चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए? तो अपने फर्दर काम को प्रोसीड करने के लिए. ठीक है. फर्स्टली हमारे पास है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे पास जो टॉपिक है वो उसमें आता है फॉसल फ्यूल्स. फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास कि कोई भी जो हज़ारों साल पहले, मतलब कि जो हज़ारों साल पहले के जो दबे होते हैं हमारे पास मटेरियल्स, जैसे कि वुड हो गया, जैसे कि हमारे पास कोई भी मटेरियल हो गया, वेस्ट हो गया, उसको हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, फॉसल, उससे में से हमें फ्यूल्स मिलते हैं. जैसे कि हमारे पास पेट्रोल हो गया, कोल हो गया. सो लेट्स स्टार्ट इट. एशियन टाइम में हमारे पास क्या होता था कि जो वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. जो लकड़ी थी हमारे पास एशियन टाइम में, वो बहुत एक कॉमन सोर्स हुआ करती थी हीट एनर्जी के लिए. ठीक है. और जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़, लिमिटेड प्रोसेस. हम क्या करते थे, हमारे पास जो पहले वक्त में हमारे पास क्या होता था कि हम लकड़ी को यूज़ किया करते थे. कॉमन सोर्स होता था हमारे पास हीट के लिए. उसके बाद हमारे पास जो वाटर एनर्जी होती थी जो हमें मिलती थी फ्लोइंग ऑफ वाटर से, और जो हमारे पास विंड एनर्जी होती थी, इसको भी हम यूज़ करते थे, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस के लिए, कुछ कुछ कामों के लिए. सो कैन यू थिंक सम ऑफ दीज यूजेस, क्या आप सोच सकते हैं इनके क्या यूजेस हो सकते हैं. The exploitation of coal as a source of energy made the industrial revolution possible. कि जो हमने जितना, अगर जैसे जैसे हम कोल यूज़ करते गए तो उसने हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को कैसे बढ़ाया, कैसे चेंज करा, हमारे इंडस्ट्रीज सिस्टम को कितनी तरक्की दी. जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू बी अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. जितनी जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं उन्होंने हमें बेटर लाइफ दी ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज़ आल्सो कॉज्ड द ग्लोबल डिमांड. और इसने क्या करा कि हमारे पास ग्लोबल एनर्जी की जो ग्लोबल डिमांड होती है एनर्जी की, उसने फुलफ़िल करा है. और एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रमेंडस रेट. इसने हमें क्या करा, एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में इसने एनर्जी को बढ़ाया, एनर्जी दी है. ग्लोबली जो डिमांड होती है हमारे पास एनर्जी की, जो ग्रोइंग डिमांड होती है हमारे पास एनर्जी की, वो देखिए सब वो किसने पूरी की है, सबसे ज़्यादा वो करी है फॉसिल फ्यूल्स ने. जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल में आता है कोल और पेट्रोलियम. हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं हमारे पास, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप करती हैं अपनी चीज़ें सारी की सारी इन एनर्जी रिसोर्सेज की से डेवलप करते हैं, इन चीज़ों से, कोल और पेट्रोलियम से. लेकिन जो फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, हमें ये पता है कि वो बने होते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले बने होते हैं हमारे पास फ्यूल्स. और इनके हमारे पास आज के वक्त में ही हमारे पास पूरी दुनिया में कुछ ही इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो हमें पता है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का. सो हमें क्या चाहिए कि इनको बचाना, इनको जितना जितना हम बचाएंगे, जितना हम कम यूज़ करेंगे, इतना ये ज़्यादातर चलेंगे, ज़्यादा देर तक रहेंगे हमारे पास. If we were to continue consuming these source at such alarming rates, अगर हम इनको कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज, तब देखना हमें क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा. वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी. हम बहुत जल्दी इन एनर्जीज़ के बगैर रहने वाले हैं.
फॉसल फ्यूल के बगैर, कोल और पेट्रोलियम के बगैर हम हो जाएंगे, ये हमारे पास नहीं होंगे अवेलेबल, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और जब एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा से ये प्रोड्यूस नहीं किए जाते। और जैसे कि हमारी पूरी दुनिया में इसके कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज बचे हुए हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, हम इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल करें, रोकें, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ और इनके बजाय कुछ और। जैसे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसके साथ, कोल और पेट्रोलियम की है, कोल और पेट्रोलियम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ और अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास विंड हो गई है, जैसे हमारे पास टाइड्स हो गई, हम इनसे भी कुछ और चीज़ें प्रोड्यूस करके अपनी क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट, लेकिन फिर भी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हमको क्या है, हम बहुत ज़्यादा लार्जली अमाउंट में हम कहाँ पे डिपेंड करते हैं, फॉसल फ्यूल्स पे। बहुत सारी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर भी हम डिपेंड करते हैं फॉसल फ्यूल्स पे। जैसे कि हम बर्न करते हैं फॉसल फ्यूल्स, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स हैज़ अदर एडवांटेजेस टू। जैसे हम अपनी डिसएडवांटेजेस टू, सॉरी, देखिए जितना जितना हम अपना फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे उससे हमें और नुकसान भी होते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि जो एयर पॉल्यूशन होती है वो काज होती है किससे, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ करने से, उनको जलाने से। जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के, दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के, जो रिलीज होते हैं हमारे पास ऑन बर्निंग फॉसल फ्यूल, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो भी हम अगर हम ये कोल और पेट्रोलियम या कोई भी हम इन प्रोडक्ट्स को बर्न करेंगे तो हमारे पास जो ऑक्साइड्स बनेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के, वो रिलीज़ होते हैं हमारे पास किसके थ्रू, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स के थ्रू। और वो क्या बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। और ये काज होते हैं किसके, एसिड रेन के। और मैं आपको बताना चाहूँ कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन वो रेन होती है जिसमें अगर हम कहते हैं कि भाई जो बारिश होती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर वाटर होता है, लेकिन अगर कोई बारिश 6 महीने, 1 साल के बाद हो रही है, उस बारिश में कहते हैं कि इवन इतना ध्यान रखना चाहिए हर इंसान को कि उस बारिश में ना जाएं, क्योंकि वो बारिश पॉइजनस होती है। उसमें बहुत सारे एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी हमारी बॉडी के लिए, हमारी प्लांट्स के लिए हार्मफुल साबित होते हैं। ठीक है, उस बारिश में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अर्से के बाद हुई होती है, तो उसमें काफ़ी एक्सेस अमाउंट में ये चीज़ें ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। सो जो एसिड रेन होती है हमारे पास, वो अफेक्ट करती है हमारे पानी को और हमारे सोइल रिसोर्सेज को। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, अगर हम इसके अलावा देखें कि एयर पॉल्यूशन के अलावा क्या हो सकता है और बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, कि रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इससे क्या हो सकता है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में फैल सकती है और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। और ये होते हैं हमारे पास फॉसिल फ्यूल के कुछ डिसएडवांटेजेस। और हमने ये पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये कहाँ से शुरू हुए, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारा, ये कुछ हैं इसकी एक्टिविटीज़ जो कि आसान हैं। ये एक्टिविटीज़ कोई भी पढ़ सकता है, अगर आप इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इवन ये एग्ज़ाम में भी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं होता। चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्मल पावर प्लांट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, पावर का होता है कोई भी कैपेसिटी, प्लांट का होता है जिसमें हम कोई प्रोडक्शन हाउस होता है ना, दैट इज़ अवर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकें ऐसे प्रोडक्शन हाउस से, ऐसे प्लांट से, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। सो गाइज देखिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न एवरी डे। देखिए कि बहुत ही काफ़ी लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसको हम जलाते हैं हर दिन में। कहाँ पे, अपने पावर स्टेशंस पे, जो कि हीट करते हैं हमारे पास वाटर को, और जो वाटर प्रोड्यूस करता है स्टीम, और उसके बाद वो फर्दर कहाँ रन करता है, स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइंस को रोटेट करवाती है वो स्टीम जो वहाँ से निकलती है, और देन जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। आ रही है समझ। हम क्या करते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उसके बाद अपने पावर स्टेशन में, और वो पानी को हीट करते हैं। वो हीट के बाद क्या पानी से निकलता है, स्टीम। स्टीम जो होती है वो फर्दर आगे चलती है और वो टरबाइन को पुश करती है, उसको रन करवाती है, और उसमें से क्या निकलती है, वो प्रोड्यूस करती है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी।
जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत एफिशिएंट होती है। और ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, हमारे पास अगर सेम डिस्टेंस होगा, अगर हमारे पास जहाँ पे हमारे पास पावर प्लांट है अगर उधर ही हमारे पास कोल या फॉसिल फ्यूल्स वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे लिए बहुत ही वो एक कन्वीनियंट वे बन जाता है कि हमें ज़्यादा दूर से सामान नहीं लाना पड़ता, बहुत आसानी से प्रोडक्शन हो सकती है, जनरेशन हो सकती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, हमारे पास वो कोल और ऑयल फील्ड्स के साथ बनाए जाते हैं, उसके नज़दीक होते हैं, इसलिए होते हैं कि हमारा काम जल्दी हो और आसानी से हो। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं हमारे पास वो यूज़ करते हैं फ्यूल को क्या करने में, बर्न करते हैं हम उसको फ्यूल को, वो प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी जो कि कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, हम क्या करते हैं थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मल पावर प्लांट? द थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज्ड fuel is used since fuel is burned to produce heat energy। जो फ्यूल होता है उसको हम बर्न करते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ अवर थर्मल पावर प्लांट। इज़ इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप इसको समझना, रट्टा मारने की, क्राइमिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल आप समझना, बहुत आसान है ये। और आपको एग्ज़ाम में भी सिंपल पूछेंगे व्हाट इज़ थर्मल पावर प्लांट या कोई एग्जांपल पूछ लेंगे तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो ऊपर एग्जांपल बनी हुई है इसमें ध्यान रखना है कि क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर है जिसमें हमारे पास नीचे से हीट दी जाती है जो कि जिसमें से स्टीम निकलती है, स्टीम आगे टरबाइन को रन करवाती है, टरबाइन आगे एक मशीन डायनामो लगी होती है और डायनामो क्या करता है आगे से कन्वर्ट करता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, वो अपनी स्टीम पावर को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो कि आगे बल्ब चलता है। ठीक है, सो दैट इज़ अवर थर्मल पावर प्लांट। देखिए डायनामो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ, डायनामो वो होता है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इस पर आ रही है तो इसको मैकेनिकल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, दैट इज़ कॉल्ड अवर डायनामो। इज़ इट क्लियर? ओके गाइज, सो लेट्स मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, उसमें क्या होता है जान लेंगे अभी। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना क्योंकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो गाइज ये काम मैं कर रहा हूँ फ्री में और जो मेरे पास थोड़ा बहुत है मैं चाहता हूँ कि वो जो भी कुछ है तो वो डिलीवर कर सकूँ, बता सकूँ बहुत से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहना, आप हमें करना और हम आपको करेंगे क्योंकि ये चीज़ दोनों तरफ से म्यूचुअल शेयरिंग से चलती है। सो गाइज अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सोर्स वो है विंड एनर्जी। क्या होता है इसमें, विंड एनर्जी क्या होती है? जैसे कि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ था कि जब भी अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड मास पे, ज़मीन पे या फिर वाटर बॉडीज़ पे, किसके थ्रू, सोलर रेडिएशन से, सन की रेज से, जब भी हमारे पास अनइक्वल हीटिंग होती है तब हमारे पास क्या होता है कि एयर मूवमेंट जो होती है हमारे पास वो जनरेट हो जाती है और वो काज करती है विंड टू ब्लो, हवा के झोंके वो वहाँ से शुरू होते हैं। जब हमारे पास क्या होता है अनइक्वल लैंड मास पे जब हमारे पास हीटिंग होती है या फिर वाटर बॉडीज़ गर्म हो जाती हैं सोलर रेडिएशन से, तब हमारे पास क्या होता है कि एयर मूवमेंट हमारे पास जनरेट हो जाती है। ठीक है, वहाँ से हमारे पास विंड एनर्जी निकलती है, जो प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास के जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड में, जैसे कोई भी चीज़ है जब वो मोशन में आ जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड में कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम में। और जो एनर्जी होती है हम उससे फ़ायदे उससे यूज़ क्या क्या कर सकते हैं बाई विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। ये एनर्जी होती है विंड मिल की, ये जो एनर्जी होती है विंड एनर्जी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं विंड मिल से और हम अपना मैकेनिकली कुछ काम कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर में क्या होता है, इन अ वाटर लिफ्टिंग पम्प में हमारे पास क्या होता है, जो रोटेटरी मोशन होता है हमारे पास विंड मिल का, वो उसमें हम उसको क्या यूज़ करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल, जब कुएं से पानी निकालना होता है ना उसको हम उसमें यूज़ करते हैं, रोटेटरी मोशन को यूज़ करते हैं विंड मिल के पानी निकालने के लिए, लिफ्टिंग के लिए, लिफ्ट करने के लिए पानी को।
सो आज के टाइम में जो विंड एनर्जी होती है वो हम ऐसे भी यूज़ करी जाती है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम, पहले वक्त में क्या होता था, सिर्फ हम पानी, कुएं से पानी निकाला करते थे इस विंड मिल के ज़रिए, विंड मिल के सोर्स से। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्या है, हम कैसे क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अ विंड मिल एसेंशली कंसिस्ट ऑफ, देखिए हमारे पास जो विंड मिल होता है हमारे पास, वो एक स्ट्रक्चर से बनता है जो कि जिस पे लगा होता है लार्ज इलेक्ट्रिक फैन, और जो कि खड़ा होता है कुछ हाइट पे और विद रिजिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ। हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जब रोटेटरी मोशन होता है हमारे पास विंड मिल का, उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो तब क्या होता है कि टरबाइन जो होती हैं वो टर्न करती हैं, वो रोटेटरी मोशन में घूमती हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो आउटपुट हमें मिलता है विंड मिल से वो होता है बहुत कम, लेकिन उसको हम यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो कि हम घरों में सिंपली हम आगे पीछे थोड़ा थोड़ा इधर उधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो क्योंकि जो सिंगल विंड मिल होती है वो हमारे पास उसका जो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो क्वाइट स्मॉल होती है, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में। कोई भी काम हो गया छोटा बड़ा मैकेनिकल वर्क, उसे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कमर्शियल का मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पे लार्ज अमाउंट में हम, या किसी लार्ज सतह पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो देयरफॉर अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। देयरफॉर देखिए कि हम क्या करते हैं कि मल्टी विंड मिल्स, हम बहुत सारी विंड मिल्स लगाते हैं एक ऐसे एरिया में जिसको हम कहते हैं क्या, विंड एनर्जी फार्म, उसको हम फार्म कहेंगे। जो एनर्जी आउटपुट हमें मिलेगी उन विंड मिल में से, तो वो सारी इकट्ठी होंगी, और जब वो इकट्ठी, सपोज 8-9 विंड मिल लगे हुए हैं, 10 विंड मिल लगे हैं, तो उसमें से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और उसको हम आगे फर्दर डिलीवर कर सकते हैं कमर्शियल स्केल पे, ठीक है। हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो विंडमिल होती है हमारे पास, जैसे कि हमें ये पता है कि ये क्या होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ठीक है। इसमें से हमारे पास इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट में किसी तरह की डिसएडवांटेजेस इसकी नहीं होती, और ये होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम दोबारा से एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस, और इसके लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं चाहिए बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। बट देयर आर मेनी लिमिटेशंस इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं कि हम किस हद तक विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, विंड एनर्जी फार्म्स होने चाहिए जो कि हम एस्टेब्लिश करते हैं कुछ ऐसी जगहों पे जिनका जो हमारे पास विंड ब्लो होता है ज़्यादा होता है बाकी जगहों के मुकाबले में। हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो विंड है वो एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और वो जो जगह है वो वहाँ पे ज़्यादा हवा होनी चाहिए। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज़, जैसे उसके साथ साथ हमारे पास कुछ बैकअप फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि स्टोरेज सेल्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ़ एनर्जी नीड। जैसे हमारे पास स्टोरेज सेल हो गए, ऐसे सेल होते हैं जिसमें हम एक बार हम कोई चीज़ स्टोर कर लेते हैं, उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, फर्दर यूज़ करवा सकते हैं। जब हमारे पास अगर वो विंड सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास चार्जिंग सेल, स्टोरेज सेल होते हैं, उसमें से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, उसमें से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आगे अपने किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो जब भी हम ये एस्टैब्लिश करते हैं विंड एनर्जी फार्म, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज एरिया चाहिए होता है अब फार्म। और इसके लिए हमारे फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, सो एक 1 मेगावाट जनरेटर के लिए हमारे पास जो फार्म होता है वो एटलीस्ट होना चाहिए कितना, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चाहिए उसके लिए हमारे पास। और जो इनिशियल कॉस्ट होती है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्म इज़ क्वाइट हाई। जो स्टार्टिंग में कॉस्ट होती है हमारे पास इतनी 2 हेक्टेयर जगह लेनी, उस पर जो इनिशियल कॉस्ट होती है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए फार्म बहुत ज़्यादा हाई होती है। और since the tower and blades are exposed to the vagaries होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड थ्रेट्स या अनएक्सपेक्टेड वी कैन से कि कोई भी ऐसी जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, ठीक है, विंड
काफ़ी ज़्यादा तूफान आ गए, तो उससे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे टावर और ब्लेड्स होते हैं हमारे पास, वो सामने होते हैं किसके, वैगरीज के, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के सामने। जैसे कि हमारे पास बारिश हो गई है, सनलाइट हो गई, स्टॉर्म तूफान आ गए, साइक्लोन्स आ गए, सो दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो इससे हमारे पास हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। सो गाइज़, अब इसके बाद हमारे पास आगे कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि सोलर एनर्जी होता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी होता है, वेव एनर्जी होता है, ओशन थर्मल एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, सोर्सेज हैं हमारे पास, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और फिलहाल मैंने अभी डिस्कस करा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गाइज़, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को लाइक किया होगा। सो गाइज़, अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना, और मैं उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बहुत आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप लविंग।